हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आ चुका है आपके सॉल्यूशंस क्वेश्चन बैंक का पार्ट बी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। बच्चे, आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपने कंसंट्रेशन बतानी है सॉल्यूशन की, और यहाँ पर जो टर्म्स दे रखी हैं इन्हें आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, इन टर्म्स में आपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है। तो बच्चे, पहली आपके पास जो टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को पढ़िए बच्चे। मोल फ्रैक्शन ऑफ any component in a solution is the number of moles of that particular component divided by the sum of moles of all the component present in a solution, right? तो अब आप इसको ऐसे समझिए बच्चे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपके पास दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट है बी। तो आप पहले ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लिख लीजिए, फिर बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लिख लीजिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स के साथ, लेकिन एक ही है तो इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिया, ए, राइट। तो ये किसके बराबर था, अभी हमने पढ़ा कि जिसकी फाइंड आउट करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या है, Na प्लस एन बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस एन बी। इसी तरीके से आप आगे पता कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बी की कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स है मोल फ्रैक्शन, बी की फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो बी पता कर लीजिए, यहाँ पे बी लिख लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए एन बी डिवाइड बाय Na प्लस एन बी, डैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट। क्लियरली अब आप क्या कीजिए, एक्स सी और एक्स बी को प्लस कर दीजिए, यानी कि दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद आप एक्स ए की जगह पर देखिए, यहाँ पे एक्स ए की जगह पर एक्स ए पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़, ये देखिए इसके बराबर है, ये फिल कर दीजिए। ऐसे ही एक्स बी का जो यहाँ पे जितना आ रहा है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जैसे आप फिलअप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। दोनों को प्लस करके एलसीएम लेके आपके पास ये आ गया, और आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आया बच्चे कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर आ रहा है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन की जो यूनिट्स होती हैं वो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं है। और उसके बाद एक और रिजल्ट यहाँ पे पढ़ोगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ अ मास बाय मास रिलेशनशिप। ठीक, उसके बाद पढ़िए अगला टॉपिक। अब हम कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी पढ़ेंगे। कैसे? द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि आपके 1 किलो सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सल्यूट मौजूद हैं, उसी को बोलते हैं मोलैलिटी। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपके पास यहाँ पे मोलैलिटी की डेफिनेशन देखिए। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें, इन किलोग्राम में। ठीक, तो यहाँ से आपके पास यूनिट निकल के आते हैं बच्चे। यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी इज एम, स्मॉल एम बच्चे, स्मॉल एम होते हैं, या फिर मोल पर किलोग्राम। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। तो मोल्स है तो यहाँ पे लिखो मोल्स, डिवाइड बाय नीचे क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ पे लिखो केजी, और ये केजी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, पर केजी। तो यही यूनिट तो बन रही है, यही तो लिखा हमने, ये देखिए। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करती है और मोलैलिटी भी डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है,
अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, इट इज़ अ वेट बाय वेट रिलेशनशिप। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, वो मास बाय मास रिलेशनशिप, फिर यहाँ पे क्या पढ़ा, वेट बाय वेट रिलेशनशिप। आगे है बच्चे मोलैरिटी। ये मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी पढ़िए। द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। फिर से वही चीज़ कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, सल्यूट के कितने प्रेजेंट हैं, किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। यानी कि आपने अगर 1 लीटर सोल्यूशन लिया है ना, ये सोल्यूशन की बात हो रही है, इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन देख रहे हैं हम। 1 लीटर सोल्यूशन लिया है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, सल्यूट के। सल्यूट के कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं सल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में। और 1 लीटर सोल्यूशन को हम 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के, या फिर हम कह सकते हैं 1000 ml यानी कि मिली लीटर के। राइट। अब यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे कैसे लिखोगे आप कि मास ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मतलब कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के, किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। यही पढ़ी थी डेफिनेशन, यही आपकी क्या होती है, मोलैरिटी। ठीक, उसके बाद फिर इसकी यूनिट्स पढ़िए। यूनिट्स क्या है मोलैरिटी की, या तो कैपिटल M डाल दीजिए या फिर डाल दीजिए मोल पर लीटर। देखो यहाँ पे रिलेट करना बहुत इजी है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपने जब पढ़ी थी वहाँ पे कोई यूनिट नहीं था। जब आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ी थी तो मोल फ्रैक्शन में यूनिट नहीं था। फिर आपने क्या पढ़ी, मोलैलिटी, उसमें यूनिट क्या था, मोलैलिटी में मोल, और यहाँ पे क्या था, किलोग्राम, यहाँ पे पर, डेट मीन्स मोल पर किलोग्राम। और मोलैरिटी में आपने क्या पढ़ा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ही है लेकिन 1 लीटर सोल्यूशन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर लीटर। दैट मीन्स ये आपकी यूनिट हो गई है मोलैरिटी की। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़िए कि ये मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप में होता है, ऊपर मास है और नीचे क्या आपके पास वॉल्यूम। और हाँ जी, एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अभी पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन, और साथ में आपने पढ़ा कि मोलैलिटी, राइट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट इज़ अ मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर को बढ़ाने पर मोलैरिटी की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है मोलैरिटी की वैल्यू। ठीक, अब दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों बच्चे, आपने जो पहले पढ़ा था वो सभी या तो मास बाय मास का रिलेशन था या वेट बाय वेट का रिलेशन था, लेकिन जो मोलैरिटी है ना उसमें वॉल्यूम आ जाता है। हम 1 लीटर वॉल्यूम की बात करते हैं। जब वॉल्यूम आने लग जाए तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर भी वहाँ पे काम करने लग जाता है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होने लग जाता है आपका। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और आप देखो बच्चे, आपने यही तो पढ़ा इसमें। यहाँ पे आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नीचे वॉल्यूम है, मतलब नीचे क्या है, टेम्परेचर। ध्यान से देखो कैसे मैं टेम्परेचर बोल रही हूँ, देखो दोबारा से। यहाँ पे मोलैरिटी है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नीचे है वॉल्यूम है। अगर मैं क्या करूँ, मैं कह रही हूँ वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं जरा देखूँ तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, राइट। तो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर का रिलेशन चेक करती हूँ। यहाँ पे कौन है, मोलैरिटी, यहाँ पे कौन है, टेम्परेचर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। मतलब ये है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब ये कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे। मतलब मोलैरिटी के बढ़ने से टेम्परेचर घटने वाला है और मोलैरिटी के घटने से टेम्परेचर बढ़ने वाला है। समझ में आई? यस, इम्पॉर्टेंट था मोलैरिटी, इसलिए
आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है बच्चे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द परसेंटेज बाय विच मास मीन्स द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ दी सोल्यूशन। मतलब ये बच्चे यहाँ पे देखो मास परसेंटेज निकालनी है। इन्होंने बोला है कि आपने क्या किया है, मास ऑफ दी सोल्यूट आपने लिया है, किस में लिया है, 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। देखिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इस चीज़ से आप समझिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने क्या किया कि फिर से आपके पास एक सोल्यूशन है, ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे मास ऑफ ए लिखो, ये रहा, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास लिख दो। टोटल मास कैसे आएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और आप 100 में ले रहे हो, 100 ग्राम में ले रहे हो, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक। फिर से अगर आपने ए कंपोनेंट का लिया है तो बी का भी लो, सिमिलरली मास ऑफ बी, जैसे आपने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था ना बच्चे, बस वैसा ही है, बस यहाँ पे आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करना मत भूलना। याद रखना मैंने कहाँ पर लीटर बोला पहले, मोलैरिटी में, मोल फ्रैक्शन में यूनिट नहीं है ये बोला, मोलैरिटी में क्या बोला वो भी याद रखना, ठीक है। वहाँ पर केजी में लिया था, ठीक है, यहाँ पर 100 ग्राम की बात हो रही है। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई 100, ये भी ध्यान में रखना। आगे फिर ये पढ़िए, यहाँ पे यूनिट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसा था, मोल फ्रैक्शन जैसा ही था, तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट थी नहीं थी, मतलब मास बाय मास रिलेशनशिप, मास परसेंटेज की भी यानी कि यहाँ पर यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो एज इट इज़ वेट बाय वेट, ये वेट बाय वेट रिलेशनशिप है, और फिर से वही चीज़, मोल फ्रैक्शन जैसे कि डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, इसी प्रकार से मास परसेंटेज भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आगे देखिए, आगे बच्चे पार्ट्स पर मिलियन, ये पढ़िए क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन मास ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये कि आपका कितना सोल्यूट का मास मौजूद है आपका मास ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन आपने कितना लिया है अब, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो आप क्या लिखोगे, पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन करोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, पर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसके साथ, 10 की पावर 6 के साथ। मतलब क्या है, ये 1 मिलियन है, जो कि 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना, वो वाला बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन है कि व्हेन मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू इट्स मोलैलिटी, कि जो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी आपने पढ़ा था मोल पर केजी वाला, राइट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके कितने किलोग्राम में ऑफ दी सॉल्वेंट मौजूद होंगे, पढ़ा था ना आपने, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि इन्होंने पूछा कि ये जो मोलैलिटी है ये कब इक्वल होगी मोलैलिटी के, तो मोलैलिटी क्या था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, इसी को क्या बोलते थे, मोलैरिटी। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों को इक्वल करना है, ये कब होंगे ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इन केस ऑफ वेरी डिल्यूट एक्वस सोल्यूशन, अगर आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही डिल्यूट है, डिल्यूट समझते हो ना, वाटर की अमाउंट ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा पतला कर दो, ठीक, तो बहुत ज़्यादा डिल्यूट है आपका, तो मोलैरिटी जो होती है और मोलैलिटी जो होती है वो नियरली इक्वल हो जाती है, ठीक है, अगर आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डिल्यूट होता है। आगे पढ़िए बच्चे, कहते हैं बच्चे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि वाई डज द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। कहते जो मोलैलिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, या फिर सिंपल भाषा में कहें कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता मोलैलिटी के ऊपर, है ना। हमने पढ़ा अभी जितने भी टर्म्स, उसमें हमें सिर्फ एक मोलैलिटी नाम की चीज़ ही ऐसी लगी जिसके ऊपर टेम्परेचर ने कोई प्रभाव डाला, क्योंकि वो वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा था उसमें, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, ठीक है, इसीलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, राइट। लेकिन मोलैलिटी जो है, ये मोलैलिटी जो है, जो एल वाली है, वो टेम्परेचर के साथ कोई डिपेंड मतलब कोई चेंज
दिखा ही नहीं रही, मतलब कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, या फिर कहो कि रिमेन अनचेंज्ड है। अब इसका क्या रीज़न है, राइट। तो इसका रीज़न सुनिए ध्यान से कि द मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब किसी भी सब्सटेंस की अगर मैं मास की बात करूँ ना, तो तापमान के साथ यानी टेम्परेचर के साथ उसके मास पर ना कोई डिपेंड नहीं आने वाला, मतलब कोई मास पर ना कोई चेंज नहीं आने वाला, डिपेंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो एज मोलैलिटी इज़ कंसर्न्ड विद द मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि आपने पढ़ा कि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या था कि आप कितना यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यही था ना। तो केजी किसकी यूनिट होती है, मास की तो होती है, राइट, मास की होती है ना, मास वेट की, मास की। तो ये कह रहे हैं कि जो मास है उसके साथ टेम्परेचर का ना कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। और जो मोलैलिटी है वो मास के साथ कंसर्न करती है, मतलब वो मास के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो मास के साथ जुड़ी है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का इसके ऊपर डिपेंडेंसी टेम्परेचर की इसके ऊपर नहीं होगी, ठीक। सो इट डज़ नॉट चेंज विद टेम्परेचर। यहाँ पे एक सिंपल सा कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि मोलैलिटी में जो है वो मास की टर्म आ रही है, और जो मास है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक। आगे बढ़िए, कहते हैं वाई मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड ओवर दी मोलैलिटी। मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर्ड क्यों किया जाता है ओवर मोलैलिटी के, क्यों किया जाता है, पढ़िए ध्यान से कि जो मोलैलिटी होती है ना बच्चे, ये मास बाय मास रिलेशनशिप है, ठीक है। और आपने पढ़ा कि अगर ये मास बाय मास रिलेशनशिप है तो मास के ऊपर जो टेम्परेचर का जो अफेक्ट होता है ना वो नहीं होता, मतलब रिमेन अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि मोलैलिटी जो है वो मास बाय मास रिलेशनशिप है और वो चेंज नहीं होती है, डज़ नॉट चेंज किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। लेकिन जो मोलैलिटी है वो वॉल्यूम के साथ कंसर्न करती है, मास बाय वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो तो डिपेंडेंसी शो करता है ना टेम्परेचर के साथ। अगर वो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी शो करेगा तो सिंपल भाषा में कहें कि टेम्परेचर के साथ उसका चेंज होने का चांस ज़्यादा होगा, इसीलिए हम मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी। आगे क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ मोलर कैपिटल एम में बच्चे ध्यान रखना, मैंने आपको जब यूनिट पढ़ाए थे तो यूनिट्स में आपने देखा कि कैपिटल एम मोलैरिटी का होता है, कैपिटल एम मोलैरिटी का होता है आर वाला, और जो स्मॉल एम होता है वो यूनिट किसकी होती है, मोलैलिटी की, ठीक है, मोलैलिटी की, एल वाले की, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि 1 मोलर, क्या पूछा उन्होंने, 1 मोलर, यहाँ पे कि जो 1 मोलर एंड 1 मोलल, ठीक है, ये है मोलर, ये है मोलल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोलर और इसका मतलब है मोलल, ये रहा। सॉल्यूशंस विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड एंड वाई, मतलब अगर मैं आपको ना एक मोलर सोल्यूशन दे दूं और एक मोलल सोल्यूशन दे दूं तो आप मुझे बताओ दोनों में से ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होगा, ठीक है। अगर कोई उन दोनों में से होगा एक तो वो क्यों होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, रीज़न पढ़िए यहाँ पे कि 1 मोलल सोल्यूशन कंटेन, वो जो 1 मोलल सोल्यूशन है कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg, ठीक है। जो 1 मोलल सोल्यूशन है ना उसमें 1 मोल सोल्यूट मौजूद होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में बच्चे, मोलैलिटी सॉल्वेंट के साथ कंसर्न करती है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की, मतलब मोलैरिटी की बात करूँ, मोलैरिटी की कैपिटल एम वाले की, ठीक है, यहाँ पे मैं ना कैपिटल एम ही लिख देती हूँ ऐसे, ये वाली, ठीक है। इसकी बात करूँ तो इसमें हम 1 लीटर सोल्यूशन की बात करते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स लिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है, मोलैरिटी, ये, ठीक।
और कहते हैं कि जो 1 मोलर सोल्यूशन है उसमें होता है 1 मोल सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, लेकिन जो 1 कैपिटल M वाला है उसमें क्या लिया है हमने 1 मोल ऑफ सोल्यूट ही लिया है, लेकिन अब 1 लीटर सोल्यूशन में लिया है, यानी कि पहले 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में लिया था, अब 1 लीटर किस में लिया है, सोल्यूशन में लिया है। ठीक है, समझ में आई, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पढ़ना है for the same amount of the solute lesser the solvent more concentrated is the solution, thus 1 molar solution is more concentrated than 1 molar solution। कि यहाँ पे लिखा है कि जो 1 मोलर सोल्यूशन है, यानी कि मोलैरिटी वाला जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू किसके, मोलर वाले के। ठीक है, याद रखना कि मोलैरिटी वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू मोलैलिटी वाले से। ठीक है, क्योंकि लेसर दी सॉल्वेंट, क्योंकि जैसे ही सॉल्वेंट कम होगा मोर कंसनट्रेटेड इज दी सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड कब होगा, जब सॉल्वेंट लेसर होगा। ये बात याद रखना, लेसर दी सॉल्वेंट मोर कंसनट्रेटेड इज दी सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। उसके बाद ऑन द अदर हैंड 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियरली इन दिस केस volume of the water used for making the solution is less than 1 liter. For the same amount of the solute, lesser the solvent, more concentrated is the solution। मतलब ये है बच्चे कि आप ये जो सोल्यूशन ले रहे हो, आपने सोल्यूशन लिया है ना, दोनों में सोल्यूट सेम है, दोनों में सोल्यूट जो है वो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम है, इधर भी और इधर भी। लेकिन इस सोल्यूशन में 1 लीटर का सोल्यूशन है ये, और इसमें आपने 1 kg सॉल्वेंट यूज़ किया है, जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी, इसमें कम है तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, तो इसका मतलब मोलैरिटी वाला जीत गया, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब आपने डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। कैसे बताओगे, ये देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का डिफरेंस ऐसे बताना है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। जो आपने पीछे पढ़ा है ना वही यहाँ पे लिख दीजिएगा, पीछे भी पढ़ा है ना मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी, वही लिख देना। सिंपल भाषा में ये है कि आपके पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है, आपने 1 लीटर का सोल्यूशन लिया है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले हैं, यही इनका ही रेशियो, डैट इज़ मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या है सिंपल भाषा में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मोलैलिटी। ठीक, इसमें लिख देना ये क्या है, मास, ये क्या है, वॉल्यूम। तो आप लिख देना इट इज़ मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। इधर क्या लिखोगे, ये क्या है, मास, ये भी क्या है, मास, इट इज़ मास बाय मास रिलेशनशिप, ये बन गया। और थर्ड पॉइंट आप ऐसा बना सकते हो, यूनिट लिख देना। ठीक है, देखिए अब आपको आप ना यहाँ से मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप 4 पॉइंट्स बना सकते हो, इसको अलग से लिख दो, इसे अलग से लिख दो, राइट, इसको अलग से लिख दो एक पॉइंट में। ठीक है, और यूनिट वाला 1 पॉइंट बन जाएगा आपका। यूनिट आप बना लोगे कैसे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स थे, नीचे क्या था, लीटर, कितने लीटर सोल्यूशन में है, तो आप इसको लिख सकते हो, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स में मोल बाय लीटर, दैट इज़ मोल पर लीटर, और ऐसे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स थे और नीचे आपका सॉल्वेंट था केजी में, तो मोल पर केजी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, यहाँ पे भी यही लिखा है, आप इसे कैपिटल M से लिख देना और इधर स्मॉल m से लिख देना। टेम्परेचर की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि मास के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो जहाँ पर आप सिर्फ मास से कंसर्न कर रहे हैं वहाँ पे आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिख दीजिएगा, और जहाँ पे आप मास के साथ नहीं कर रहे, मतलब आप वॉल्यूम के साथ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लिख देना कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ रिलेशन रखता है, लेकिन इसमें ये वेट बाय वेट या फिर कहें कि मास बाय मास रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है।
अब इसके साथ साथ ना एक पॉइंट और है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसे अलग क्वेश्चन बना के पढ़ लीजिए बेशक। डिफाइन नॉर्मेलिटी, डिफाइन नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है। सेम बच्चे, जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए ऊपर और नीचे आपने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके सोल्यूट में, उसे आपने क्या बोला था, मोलैरिटी बोला था ना। ऐसे ही नॉर्मेलिटी है, बस करना क्या है, जहाँ पर आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं ना, यहाँ पे आप लिख देना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दी सल्यूट। क्या लिख देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दी सल्यूट। नीचे वही 1 लीटर सोल्यूशन पर लीटर ऑफ दी सोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ये रही आपका डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये वाला रिलेशनशिप आप याद रखना। अब नीचे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आप किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, किसी कंपोनेंट के, पहले उसका मास लिख लीजिए डिवाइड बाय उसका मोलर मास लिख लीजिए, ठीक। का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास या फिर वेट लिख लो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट लिख लो, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट लिख लो, ठीक है बच्चे। तो ये रही आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। ये था आपका पार्ट बी, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।